तो ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं वो आखिर लिए कैसे जाते हैं। कहने को तो ये सब डेटा और लॉजिक का खेल है ना। पर असलियत में कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक वाली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हमारी अपनी इंसानी भावनाओं से जाकर टकराती है। और इस पूरी बात को समझने के लिए चलिए जॉन मेनार्ड कीन्स के इस कमाल के कोट से शुरू करते हैं। मतलब सीधा सीधा ये उस टेंशन की बात कर रहे हैं जो हर इन्वेस्टर महसूस करता है। क्या करें, सबके साथ चलकर फेल हो जाएं जो ज्यादा सेफ लगता है, या फिर अकेले अपने दम पर एक अलग रास्ता चुनें और शायद कामयाब हो जाएं। यही वो कश्मकश है जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस परफेक्ट तरीके की। मतलब वो तरीका जो किताबों में लिखा है। इसे हम प्रोफेशनल प्लेबुक भी कह सकते हैं। ये एकदम स्ट्रक्चर्ड डेटा पर चलने वाला प्रोसेस है। देखिए, जब बड़े लेवल पे इन्वेस्टिंग होती है ना, तो वो एक पूरी लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। ये कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक पूरा प्लान है। सबसे पहले होती है प्लानिंग, मतलब हमारे लक्ष्य क्या हैं और हमें कैसी संपत्ति चाहिए। फिर आता है अधिग्रहण, जहां पूरी छानबीन की जाती है। उसके बाद उस इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस पे लगातार नजर रखी जाती है। और आखिर में एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है, यानी सही समय पर उस इन्वेस्टमेंट से बाहर कैसे निकलना है। अब इन्वेस्टमेंट को देखने के मोटे तौर पर दो बड़े नजरिए हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस। ये समझिए कि आप एक जासूस की तरह कंपनी की पूरी कुंडली खंगाल रहे हैं। उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी असली कीमत क्या है, ये आपको बताता है कि क्या खरीदना है। और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। ये मार्केट के चार्ट्स और पैटर्न को देखकर ये पता लगाने की कोशिश करता है कि खरीदने या बेचने का सही समय कब है। तो एक है क्या और दूसरा है कब। अच्छा, अभी हमने ड्यू डिलिजेंस की बात की थी, है ना। तो ये आखिर होता क्या है? ये सिर्फ अकाउंट्स चेक करना नहीं है, ये तो एक पूरी जासूसी है। इसमें कंपनी के हर एक दावे को परखा जाता है। उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मार्केट में उसकी जगह कहाँ है, उसके पास कौन कौन से एसेट्स हैं। और तो और कंपनी के बड़े अधिकारियों, उसके कस्टमर्स और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से भी बात की जाती है, ताकि पूरी एकदम क्रिस्टल क्लियर तस्वीर सामने आ सके। तो ये तो हो गई किताबों वाली एकदम लॉजिकल दुनिया, है ना, सब कुछ प्रोसेस और डेटा पर। लेकिन अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। वो पहलू जो सबसे ज्यादा पेचीदा है, यानी हम इंसान, हमारा दिमाग, हमारी भावनाएं, और कैसे ये सब कुछ उस परफेक्ट प्लान पर पानी फेर सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड आती है, बिहेवियरल फाइनेंस। ये फील्ड मानती है कि इन्वेस्टर्स हमेशा रोबोट की तरह लॉजिकल नहीं होते। हम इंसान हैं, हमारे अंदर डर है, लालच है, और ये इमोशंस इतने पावरफुल होते हैं कि ये हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जो लॉजिक के हिसाब से शायद बिल्कुल गलत हों। इसका एक क्लासिक उदाहरण है लॉस अवर्जन। सीधी सी बात है, 100 रुपए कमाने की खुशी 100 रुपए खोने के दुख से बहुत कम होती है। हमें नुकसान से बहुत ज्यादा डर लगता है, और इसी डर के मारे जब कोई इन्वेस्टमेंट नीचे जा रहा होता है तो हम उसे बेचते नहीं हैं। हम बस उम्मीद करते रहते हैं कि शायद ये वापस ऊपर आ जाए, और अक्सर ये एक बहुत बड़ी गलती साबित होती है। फिर आती है झुंड वाली मानसिकता या हर्ड मेंटालिटी, और इसका असर तो कमाल का है। जरा इस आंकड़े को देखिए, सिर्फ 5% लोग अगर किसी एक तरफ भागना शुरू कर दें तो बाकी के 95% लोग भी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में उनके पीछे भागने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि वो क्यों भाग रहे हैं, बस ये डर होता है कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं। एक और बहुत बड़ा दिमागी जाल है कन्फर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम वही सुनना और देखना पसंद करते हैं जो हम पहले से मानते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक अच्छा है तो हम सिर्फ उसके बारे में अच्छी खबरें ही ढूंढेंगे, और जो भी बुरी खबर होगी उसे हमारा दिमाग अपने आप इग्नोर कर देगा। ये एक तरह का इको चैम्बर बना देता है जो हमें सच्चाई देखने ही नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ ऐसे खेल खेलता है तो फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स करते क्या हैं? वो इन सब से कैसे बचते हैं? जवाब एक ही शब्द में है, स्ट्रक्चर, एक मजबूत ढांचा। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पेशेवर निवेशक अपने इन दिमागी जालों से, अपने साइकोलॉजिकल बायसेस से खुद को कैसे बचाते हैं? आखिर उनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो इमोशंस के तूफान में भी उन्हें सीधा खड़ा रखते हैं? उनका सबसे पहला और सबसे जरूरी हथियार है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट या आईपीएस। आप इसे इन्वेस्टमेंट का संविधान समझ सकते हैं। ये एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारे नियम, लक्ष्य और लिमिट्स पहले से तय होते हैं। तो जब मार्केट में घबराहट का माहौल होता है तब ये आईपीएस एक गाइड की तरह काम करता है और उन्हें भटकने से बचाता है। दूसरा बड़ा सेफ्टी नेट है इन्वेस्टमेंट कमेटी।
इसका काम सिर्फ एनालिसिस करना नहीं है, इसका असली काम है एक दूसरे को चेक करना, ये सुनिश्चित करना कि कोई एक इंसान अपने ओवर कॉन्फिडेंस या किसी बायस के आधार पर फैसला न ले ले। जब कई सारे स्मार्ट लोग एक साथ बैठकर किसी एक आइडिया पर सवाल उठाते हैं तो गलती होने का चांस अपने आप कम हो जाता है। तो असल में बात बस इतनी सी है, एक तरफ है आपका हार्डकोर डेटा ड्रिवन एनालिसिस और दूसरी तरफ है इस बात की समझ कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब इन दोनों टुकड़ों को आप एक साथ जोड़ देते हैं तभी एक कामयाब और डिसिप्लिन्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो फैसला लेने का तरीका है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि आज के दौर में इसमें कौन सी नई और कॉम्प्लेक्स चीजें जुड़ गई हैं। और आज के जमाने में जो एक नया फैक्टर पूरे खेल को बदल रहा है वो है ESG। तो ये ESG है क्या भला? E का मतलब है एनवायरमेंटल, यानी कंपनी पर्यावरण पर क्या असर डाल रही है। S मतलब सोशल, यानी कंपनी अपने कर्मचारियों और समाज के साथ कैसा बर्ताव करती है। और G का मतलब है गवर्नेंस, यानी कंपनी को चलाया कैसे जा रहा है। इसका मकसद उन छुपे हुए रिस्क और मौकों को ढूंढना है जो आपको नॉर्मल फाइनेंशियल रिपोर्ट में कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। आज की दुनिया में जहां हमारे पास इतना सारा डेटा है, AI है, सब कुछ है, क्या सबसे बड़ा रिस्क अभी भी टेक्नोलॉजी में है या फिर उस इंसान में जो हमें शीशे में दिखाई देता है? शायद असली जंग मार्केट से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से है।